2022-2023 में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था क्लास 9 के लिए। इस मॉडल क्वेश्चन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पैसेज है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। द गंगा river is a sacred body of water to Hindus. It is the largest river in India with a profound religious significance. गंगा जो है वो हिंदू लोगों के लिए एक पवित्र नदी है। एक ऐसी नदी है जो कि पवित्र जलधारा है हिंदुओं के लिए, और ये भारत की सबसे बड़ी ऐसी नदी है जिसका धार्मिक महत्व है। मतलब ये कि धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से ये बहुत सबसे बड़ी नदी है। दिस रिवर इज ऑल्सो नॉन एज जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपदी। इस नदी को जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भगीरथी, अलकनंदा, विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मदर गंगा। गंगा नदी को माँ गंगा के रूप में भी पूजा जाता है। एट इलाहाबाद द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज त्रिवेणी और संगम। इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी से, और इस जगह को त्रिवेणी या संगम कहा जाता है। एक्चुअली मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, यमुना एंड सरस्वती के बाद ज्वाइंस वर्ड ग्रामेटिकली सही नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ज्वाइन होना चाहिए था। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी बिहार से बहने के और बंगाल से बहने के बाद ये बहकर चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, द गंगा इज कंसिडर्ड अ लाइफलाइन ऑफ इंडिया। चूँकि ये नदी भारत की आबादी के 40% भाग को ये पानी उपलब्ध कराती है, इसलिए गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। या बहुत तरह की फसलों के लिए सिंचाई का स्रोत भी है। द गंगेज बेसिन has fertile soil that largely influences the agricultural economies of India and its neighboring country Bangladesh। ये जो गंगा नदी का जो बेसिन है, बेसिन मतलब होता है ज़मीन का वो भाग जहाँ से होकर पानी नदी में आता है, ठीक है। तो गंगा नदी का जो बेसिन का एरिया है उसमें वहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, उपजाऊ है, और ऐसा होने की वजह से ये सब प्रभावित कर देता है कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, उसको। कहाँ की इकोनॉमी का प्रभावित ये करता है, ये सब ये भारत और इसके पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको ये सब प्रभावित करता है। रिवर गंगा ऑल्सो सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। गंगा नदी फिशिंग इंडस्ट्री को भी, मतलब जो मछली पालन का जो इंडस्ट्री है या उसका उद्योग है उसको ये प्रभावित ये नदी कर देती है। दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है ये बताना है आप लोगों को, ध्यान से देखिए। तो चलिए ऐसे अब देखिएगा पूरा। हाँ, ये पैसेज किसके बारे में है? ऑप्शन में है 1 वाटर बॉडीज, नंबर 2 में है द गंगा रिवर, नंबर 3 में द हिमालयाज, नंबर
डी नन ऑफ द अबव। तो अब बिल्कुल आसान है इसका आंसर होना चाहिए बी, द गंगा रिवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द रिवर गंगा इज ऑल्सो नॉन एज भागीरथी। ठीक है, ये तो सही, भागीरथी तो कहते ही हैं। अलकनंदा, ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है जानवी, ये भी सही है। और डी में ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। ये ये कहाँ से आ गया? ये ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, रिवर गंगा को किस रूप में पूजा जाता है, कैसे, मतलब क्या मान के पूजा जाता है? मदर इंडिया, मदर गंगा, मदर सरस्वती, मदर लक्ष्मी। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए मदर गंगा, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो। आगे बढ़ते हैं। हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस। गंगा नदी भारतीयों के लिए किस तरह से उपयोगी है? नंबर वन में है, इट प्रोवाइड्स वाटर, ये जल उपलब्ध कराती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये सिंचाई का स्रोत है। इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज, ये फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो ये तो तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगास बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ। गंगा बेसिन का जो फर्टाइल, उसकी मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, किस चीज़ को सपोर्ट करती है, कहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमीज का सपोर्ट करती है? वो इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके बारे में बातें हुई थी पहले, आप लोग को याद होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हॉली इज। हॉली का सिनोनिम क्या है, मतलब पर्यायवाची वर्ड क्या है जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है, उसे कहते हैं सिनोनिम। तो इसका प्रोफाउंड नहीं है, हॉली का प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। तो वेरी ग्रेट ये होगा नहीं। फर्टाइल उपजाऊ, सपोर्ट समर्थन करना, ये होगा नहीं। सेक्रेड मतलब पवित्र, हॉली मतलब भी पवित्र। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी। आगे बढ़ते हैं। द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है ये, ऑफ। तो इसका सही आंसर इज द, तो होगा नहीं, इसका होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ये डी में दिख रहा है सही ऑप्शन। तो ये होगा डी। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टे मीनिंग वाला वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो इसका सबसे छोटा का अगर एंटोनिम कहें तो वो होना चाहिए सबसे बड़ा। इसको इंग्लिश में कहेंगे लार्जेस्ट, मतलब ए। लॉन्गेस्ट नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक लेटर है, इसे ध्यान से देखना है। 1/C JC रोड, लालपुर चौक, रांची, 18 नवंबर 2022। नंबर 9 में क्या होगा ये आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन दिया हुआ क्या है देख लें। ऑप्शन में है लविंग, डियर, हेलो, हाई। तो फादर के पहले फादर के नाम लेटर लिखा जा रहा है, तो हम लोग इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, डियर फादर ऐसा लिख सकते हैं। आई एम ग्लेड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज ब्लैंक अ हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। आपका पत्र पाकर मैं खुश हूँ, लेटर पाकर। हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक हिस्टोरिकल टूर को विंटर वैकेशन के दौरान। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। तो इसके अनुसार से
और स्कूल इज था, ऑर्गेनाइज सही नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइज्ड इज है, तो यहाँ पे होना चाहिए ये ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हमारा स्कूल एक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है हिस्टोरिकल टूर को। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या था, आगे पढ़ते हैं। वी विल गो टू आगरा, विल सी द वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हम लोग आगरा जाएंगे, वहाँ ताज देखेंगे, मतलब ताजमहल देखेंगे, दूसरी ऐतिहासिक इमारतें देखेंगे। आई नीड योर फॉर द सेम, और मुझे उस चीज़ के लिए, इस काम के लिए आपके किस चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, नंबर 11 को देखना है, तो फिर इधर आना होगा। ऑप्शन है आई नीड योर, क्या मुझे आपकी एग्रीमेंट की ज़रूरत है, परमिशन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। तो कोई भी जो बेटा या बेटी है वो क्या कहेगा कि मुझे आपके किस चीज़ की ज़रूरत है। वो कहीं जाएगा तो वो मांगेगा परमिशन, तो इसका आंसर होना चाहिए बी में परमिशन, ये सही है। पीछे बढ़ने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तब मैं ऐसा कर पाऊँगा। अब देखते हैं क्या है, पीछे भी आना पड़ रहा है लेटर की वजह से। प्लीज़ ब्लैंक है, मी ₹1500 टू मेक द अरेंजमेंट फॉर इट। तो प्लीज़ के बाद यहाँ क्या होगा, और टू मेक द, ये ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, 12 और 13 ऑप्शन में क्या होना चाहिए। 12 में प्लीज़ सेंड, ये तो पास्ट फॉर्म है, ये होगा नहीं। प्लीज़ सेंड, सेंडिंग इज सेंडिंग, हाँ ये हो सकता है। इसको आगे बढ़े, यहाँ हो सकता है सेंड, बिल्कुल सही है। कृपया मुझे 1500 रुपये भेज दें। उसके बाद था फॉर द किस तरह के अरेंजमेंट के लिए, अननेसेसरी, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी। तो बात हो रही है ज़रूरी अरेंजमेंट के लिए, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, सही है ये। इसको इरेज करना पड़ेगा पीछे करने के लिए। ये देखिए, नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर ब्लैंक सन, आपका कैसा बेटा। तो जाहिर है अपने पापा को लिख रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ये लविंगली, लविंग, लव्ड, लव, इसका सही आंसर होगा बी, लविंग बेटा, आपका प्यारा बेटा। ठीक है, ये देखिए लविंगस्टन। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ योर का वाई जो स्मॉल है, ऐसा अगर लेटर लिखना हो तो वाई कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही ऑप्शन चूज़ करने हैं। ठीक है, आई ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं प्रतिदिन, हर दिन न्यूज़पेपर को क्या करता हूँ, या जो भी है, रीडिंग, रीड, रीड्स। आई के बाद रीडिंग नहीं हो सकता, यहाँ पर होना चाहिए था कोई एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था, वो एम होता या वाज होता या वर होता, ऐसा है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। आई के साथ रीड्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब का ये फॉर्म एस या ई एस या आई एस वाला आता ही नहीं है। सही आंसर होना चाहिए रीड, आई रीड में, मैं हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीफ। हाँ, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये बताना है। तो इसका पैसिव वॉइस होना चाहिए, जैसा आप लोग बनाते रहे आम तौर पर, तो आप लोगों ने सोचा होगा द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, तो आप देखिए कहीं पर भी द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस लिखा हुआ नहीं है, तो क्या ये सही है या नहीं, इसमें ऑप्शन कोई। तो देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये ठीक है। अगर हम ये कहेंगे कि चोर पकड़ा गया, तो जाहिर है, स्पष्ट है कि चोर पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, ये काम आमतौर पर पुलिस का होता है, तो ये अंडरस्टूड है। इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए द थीप वाज काउट, मतलब बी, द थीप वाज काउट सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन ए द, ये बिल्कुल इजी है, यहाँ एन होगा, एन एप्पल
अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है। एक एप्पल रोज खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। मतलब एक एप्पल रोज खाना आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये इसका अर्थ है, इसकी मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन एट द फेयर ब्लैंक लुकिंग फॉर द मिसिंग, हर कोई मेला में खोए हुए बच्चे को क्या, एवरीवन के साथ वेयर वर जो है ये तो हो नहीं सकता है। एवरीवन एट द फेयर, यहाँ हैज भी सही नहीं होगा, हैव भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला कोई वर्ब तो है नहीं, इसलिए हैज हो नहीं सकता, हैव हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा वाज। एवरीवन एट द फेयर वाज लुकिंग फॉर द मिसिंग बॉय, मेले में हर कोई खोए हुए बच्चे को खोज रहा था। इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू इंटर द एनिमीज कैंप। अब हाँ, यहाँ पर एनिमी कैंप में ये बहुत खतरनाक है जाना। अब यहाँ पर देखिए, हो इंटर के साथ आमतौर पर कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है, लगाया जाता नहीं। जैसे ही इंटर द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में उसने प्रवेश किया, ही इंटर द ऑफिस, उसने ऑफिस में प्रवेश किया, ऑफिस में वो अंदर आया। लेकिन अगर लगाना ही हो तो सबसे अच्छा इसमें से हो सकता है इंटर इन। अगर लगाते हैं तो कहीं कहीं यूज कर रहे हैं तो इन का ही करें, इनटू का नहीं करना चाहिए, ऐड ऑन हो नहीं सकता। इंटर इनटू का जो इस्तेमाल है वो किसी और सेंस में होता है। जैसे कह सकते हैं ही इंटर्ड इनटू द डिस्कशन, वह डिस्कशन में चला गया, मतलब वो डिस्कशन में शामिल हो गया, बहस में शामिल हो गया। तो इंटर इंटू का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, द मैन ड्रॉप्ड मी, ये ड्रॉप्ड मी ब्लैंक माई पोजीशन जो है, पोजीशंस है, तो ये ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह का है, तो यहाँ पर विथ हो नहीं सकता, इन होगा नहीं, ऑफ और एट, ड्रॉप ऑफ होगा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो सही नहीं, यहाँ पर ओ डबल एफ होना चाहिए था। ओ डबल एफ, मुझे लग रहा है ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओ डबल एफ होता तो वो सही आंसर होता, वो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, इस बुक हु रोट दिस बुक जो एक सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा वो बताना है। इसका पैसिव वॉइस होगा बाय whom was दिस बुक written, डी। ठीक है, बेबीज ब्लैंक व्हेन दे आर हैंग्री, मतलब छोटे बच्चे जो हैं, बेबीज हैं, वो क्या करते हैं जब वो भूखे होते हैं। तो जो भी है, तो क्राइंग के पहले एक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, एम इज़ आर कुछ होना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ कुछ नहीं, तो क्राइंग हो नहीं सकता है, ये तो गलत हो गया। क्राई है, क्राइज, क्राइज बेबीज है तो क्राइज होगा नहीं, ये प्लूरल है तो वर्ब ये सिंगुलर है, ये होगा नहीं। क्राइड, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसकी मीनिंग निकलेगी नहीं सही, कि बेबीज क्राई करते थे जब वे लोग भूखे होते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं, मीनिंग सही नहीं बन पा रही है। तो होना चाहिए बी, मतलब छोटे बच्चे जो हैं, बेबीज हैं, वो रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, क्राई सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द लेडी वाज ऑलमोस्ट डन, फॉर and being faint with fasting, for the day was almost done. He asked her from her a store of cakes to give him a single one. ये आप लोग की बुक में एक पोयम है, उसी का ये एक पार्ट है, एक अंश है। फेंट मीन्स बहुत कमज़ोर, फास्टिंग मतलब उपवास, उपवास से बहुत कमज़ोर होने की वजह से। और एक बात, और वो दिन लगभग गुजर चुका था, वो दिन गुजर गया था। उपवास करते करते जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, वो इंसान कमज़ोर हो चुका था। इसलिए उस इंसान ने उससे, मतलब किसी महिला के बारे में बात हो रही है, उससे कहा
और मतलब ये कहा कि उसके पास जो केक का एक स्टोर था, बहुत सारे केक उसके पास थे, तो उसमें से वो एक केक उसे दे दे। उस व्यक्ति ने उस महिला से ये रिक्वेस्ट किया। अगर पोयम याद होगी तो ये बात समझ गए होंगे। ठीक है। नंबर 23, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम। ये जो लाइन है किस पोयम से ली गई है? ये जो पोयम है वो उस पोयम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है। पोयम का नाम याद आ गया होगा। दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइटर का नाम इसमें होगा सही, फिबी कैरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टू हुम डज हर रेफर टू इन द थर्ड लाइन। हर का इस्तेमाल यहाँ किसके लिए किया गया है? हर का इस्तेमाल एक उस महिला के लिए किया गया है जिस महिला से ये इंसान मतलब केक मांग रहा था। वो महिला, तो यहाँ सी होना चाहिए। ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द मैकेनिकल टीचर की मार्जी। मार्जी की सही स्पेलिंग होनी चाहिए MARGIE। टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन। मैकेनिकल टीचर मार्जी को टेस्ट लिए जा रहा था किस सब्जेक्ट में? वो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। किसने मतलब माइंड और बॉडी को एक तरह से ओपन कर रखा था साउंड और वाइब्रेशन के प्रति, कि साउंड और वाइब्रेशन को वो इंसान बॉडी और माइंड के जरिए महसूस कर पा रहा था। उस इंसान का नाम है, वो इंसान एक महिला थी, नाम एवलिन गिलेनी। ये इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इम्पेरियल औरंगजेब बैंड। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे और मतलब इम्पेरियल औरंगजेब ने बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया? उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरेप्टेड इन द मार्केट। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किस चीज़ की डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ गई थी? वो कौन सी थी? वो चीज़ क्या थी? पॉपी। पॉपी सीड्स, मतलब पॉपी मीन्स होता है पोस्ता। तो पोस्ता की बात यहाँ हो नहीं रही है। उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पोस्ते की बात नहीं की गई थी। टेमेरिंड, टेमेरिंड की स्पेलिंग गलत है, TAMARIND। टेमेरिंड मीन्स होता है इमली। कोरिएंडर मीन्स धनिया। मिंट मीन्स पुदीना। चैप्टर अगर याद होगा तो आंसर याद आ गया होगा। बात हो रही थी इमली के बीजों की उस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू priest सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। हेयर इज द फ्रेज कुड नॉट स्टोमक मीन्स। नए टीचर जो थे वो एक हिंदू पुजारी के बेटे का मुस्लिम लड़के के साथ बैठना, इसको वो मतलब स्टोमक नहीं कर सके। इसी के अर्थ पर ये बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसकी मीनिंग अभी नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। हाँ, सैड, कुड नॉट टॉलरेट, डिप्रेस्ड और नन ऑफ द अबव सही आंसर होना चाहिए कुड नॉट टॉलरेट। ठीक है, मतलब वो शिक्षक थे, एक मतलब हिंदू पुजारी के बेटे के साथ मुस्लिम का बैठना वो पचा नहीं सके, मतलब उसको वो सहन नहीं कर सके। कुड नॉट टॉलरेट। नेक्स्ट, द रोड नॉट टेकन इज कंपोज बाय। रोड नॉट टेकन को लिखा किसने है ये बताना है, तो लिखा इस पोयम को है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। कौन सी वो पहली महिला मतलब थी वो अ, जिसने ये जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा था? वो पहली महिला असल में थी संतोष यादव। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी एकमात्र महिला? एकमात्र महिला संतोष यादव अपने समय में थी, बाद में ऐसी कई महिलाएं हुई जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी और 2 से अधिक बार भी चढ़ी, ऐसी कई महिलाएं हुई। लेकिन
पहली महिला तो संतोष यादव ही थी। नेक्स्ट, रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान्स फादर, ग्रैंडफादर, अंकल। क्वेश्चन नंबर कौन सा? एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा था। चलिए, मैं कहाँ पे हम लोग थे? 33। रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान्स, रसूल बख्श खान बिस्मिल्लाह खान के कौन थे ये बताना है। तो ये उनके दादाजी थे, मतलब ग्रैंडफादर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, वो बच्चा, एक बच्चे वाली कहानी है बुक में पढ़ने को। वो बच्चा मेला गया था, किसके साथ गया था? वो गया था मम्मी पापा दोनों के साथ गया था। सही आंसर होना चाहिए ए, पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, मतलब दादाजी ने टोटो किससे खरीदा था? उन्होंने खरीदा था टोंगा ड्राइवर से। तो इसका ये क्यों नहीं, हाँ, टोंगा ड्राइवर से, ठीक है। चलिए, इसको इरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हु कुड हैव एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, मतलब किसके पास मतलब अंतहीन कहानियाँ हो मतलब बना सकता था। किस व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही है? अंतहीन कहानियाँ बनाने वाला। अंतहीन कहानियाँ मतलब वो कहानियाँ ही कहानियाँ बनाते रहता था, घटना ही घटनाएं वो व्यक्ति सुनाते रहता था। जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो उस इंसान का नाम है ईश्वरन। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में जो बुक में बात हुई है उसमें राजा और जो मिनिस्टर लोग थे, मंत्री लोग थे, वो कैसे थे? वो थे इडियट्स थे, बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। नेक्स्ट, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, उसकी जो मूर्ति थी, किस चीज़ से कवर था? वो गोल्ड से कवर था, मतलब सोने की परत चढ़ी हुई थी, चढ़ाई गई थी। वाट वाज बहरमैन्स ड्रीम, बहरमैन का सपना क्या था? तो उस आदमी का सपना ये था कि वो एक बहुत ही अच्छे किस्म की, मतलब कह सकते हैं सर्वोत्तम किस्म की कलाकृति वो बना सके, मतलब टू पेंट अ मास्टरपीस, ठीक है। बात लिटरेचर की हो या म्यूज़िक की हो, किसी भी फील्ड में जो अपने किस्म की जो बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी कृति है, उसे कहेंगे मास्टरपीस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड, प्रशांत ने किस चीज़ का इस्तेमाल लगातार किया सड़क का पता लगाने के लिए? उसने पोल का इस्तेमाल नहीं किया था, ये याद होगा कहानी अगर याद है तो। ट्विक मतलब होता है पतली टहनी, उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, उसने इस्तेमाल किया था स्टिक का, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, पॉज करके देखें, ताकि इसका अच्छा से रिवीजन हो सके, ठीक है।